Hello students, in today's lecture number 7 on magnetism and matter, we shall discuss some numerical problems based on the concept bar magnet, or we can say magnetic dipole. We already had a detailed discussion on bar magnet or magnetic dipole. Now we are able to solve some numerical problems. So first you see the first question. Two small magnets, दो small magnets हैं, are placed हॉरिजॉन्टली. कैसे रखे हुए हैं? हॉरिजॉन्टली. अब वो हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. अब मैग्नेटिक मेरिडियन तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया भी था. जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए, ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो सेंटर ऑफ बार मैग्नेट से पास हो रही है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. और आप जानते हैं बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस पर, यहाँ ये एक्सिस पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इतना आता है, लेकिन यदि इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो बी इक्वेटोरियल जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो कितना होता है? μ0/4πm/r³ होता है. और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसके बारे में भी आप जानते हो कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ये भी आप जानते हो. एक्सिस पर जो पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई इसका मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इधर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होता है, यानी पैरेलल होता है. लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो देखो इधर है, इस साइड में है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा? यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने जाना था, इस तरफ आ रहा था. ठीक है, यानी यहाँ एंटी पैरेलल होते हैं और यहाँ पैरेलल होते हैं. एक्सिस पर तो पैरेलल होते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पर एंटी पैरेलल होते हैं. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर. तो देखिए, एक ये बार मैग्नेट मान लिया मैंने और एक ये दूसरा बार मैग्नेट मैं मान लेता हूँ. ये देखिए, ठीक है, दोनों सेम स्ट्रेंथ के बार मैग्नेट हैं, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है. आपको एक बड़ा दिखाई दे रहा होगा, छोटा कर लेते हैं. ठीक है, तो ये दो बार मैग्नेट प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली. अब हॉरिजॉन्टली मतलब ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस हो गया फर्स्ट बार मैग्नेट का, इसको बार मैग्नेट नंबर 1 मान लेता हूं मैं, और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया. ठीक है, इसको मैं बार मैग्नेट नंबर 2 मान लेता हूं, इसका ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया. ठीक है बेटा, और ये इसका मैं मान लेता हूं नॉर्थ पोल और ये मान लेता हूं साउथ पोल. ऐसा क्यों माना है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको. और ये इसका इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन के तो परपेंडिकुलर रखे हुए हैं ना ये मैग्नेट, तो यही तो कह रहा है प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो मैग्नेटिक मेरिडियन तो इक्वेटोरियल लाइन में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन इक्वेटोरियल लाइन में होता है, तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर दोनों रखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल. दियर नॉर्थ पोल्स आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट. अब देखो, डायरेक्शंस का नॉलेज आपको होना चाहिए. ये होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, और इस तरफ आप जानते हो ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया. ये डायरेक्शंस तो आपको पता होंगी. ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि द नॉर्थ पोल आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट. ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर ईस्ट में रखा हुआ है, इसका मान लेता हूं कि 30 सेंटीमीटर ईस्ट में है. किसका? सेकंड बार मैग्नेट का. तो 30 सेंटीमीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब इस तरफ का डायरेक्शन हो गया, वेस्ट मतलब इस तरफ का डायरेक्शन हो गया. 30 और 20 सेंटीमीटर ईस्ट और वेस्ट कहाँ से? कंपास निडल से, यानी यहाँ कहीं कंपास निडल रखा होगा बेटा. ये सी एक कंपास निडल है मान लीजिए, और इस कंपास निडल के ईस्ट में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर नॉर्थ पोल है इस बार मैग्नेट का, और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कंपास निडल के वेस्ट में कितनी डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस.
ठीक है, क्लियर है। और ये सी का मतलब कंपास निडल हो गया। तो ये डिस्टेंस 30 और ये डिस्टेंस हो गया 20। समझ में आ गई बात। चलो, इस फर्स्ट बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो m1 मान लेता हूँ इधर होगा, साउथ से नॉर्थ होता है ना, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगा m2। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट सी है, जो कंपास निडल है, ये कहाँ रखा हुआ है बेटा? इन दोनों बार मैग्नेट के एक्सिस पर रखा हुआ है। दोनों बार मैग्नेट के एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के पैरेलल होता है। तो यदि मैं B1 की डायरेक्शन की बात करूं तो B1 तो इस तरफ हो जाएगा, B1 तो इस तरफ हो जाएगा, और V2 की बात करूं तो V2 इसके पैरेलल होगा, यानी इस तरफ हो जाएगा V2। समझ में आ गई यहाँ पर बात। V1 और V2 का डायरेक्शन भी पता चल गया। ठीक है, अब कह रहा है आगे, इफ द कंपास निडल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, यदि कंपास निडल अनडिफ्लेक्टेड रहता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर करके बताइए, कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो कंपास निडल अनडिफ्लेक्टेड रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? कंपास निडल इज अनडिफ्लेक्टेड, ये जो कंपास निडल है सी, ये अनडिफ्लेक्टेड रहता है, यानी ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? इफ कंपास निडल डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि जिस जगह कंपास निडल रखा है ना बेटा, उस जगह B1 यानी एक बार पहले बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड दूसरे बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ये मतलब हो गया इसका तो। ठीक है, अब V1, अब B का वैल्यू एक्सिस पर हम जानते ही हैं, मैंने अभी बताया था आपको। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बार मैग्नेट के कारण? इतना होता है μ0/4π2m/r³। ठीक है, तो इसका यूज कर लें। तो ये 20 सेंटीमीटर जो है, ये तो फर्स्ट बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कंपास का डिस्टेंस है, तो ये R1 हो गया 20 सेंटीमीटर। और ये जो 30 सेंटीमीटर है, ये सेकेंड बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कंपास का डिस्टेंस है, यानी ये हो गया R2। 30 सेंटीमीटर R2 हो गया, और R1 हो गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो V1 क्या लिखा जाएगा? μ0/4π2m की जगह m1 अपॉन और R1³ आ जाएगा। समझ गए बात को? इज इक्वल टू μ0/4π2m2/R2³, ये आ जाएगा। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। μ0/4π कैंसिल हो रहा है दोनों साइड में, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, जो बचा उसको लिख लो m1/R1³ इज इक्वल टू m2/R2³। यही बचा ना। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स को ही तो कंपेयर करने के लिए कहा गया है, तो m1/m2 निकाल लो, तो R1³/R2³, यही तो आएगा। और यहाँ से इसको आगे सॉल्व करें तो m1/m2 R1/R2³ लिख सकते हैं इसको। अब R1 और R2 का वैल्यू तो आपको दे रखा है ना। R1 का वैल्यू कितना था बेटा? R1 का वैल्यू था 20 और R2 का वैल्यू 30, तो यहाँ रख दें 20 R1 की जगह और 30 R2 की जगह, होल क्यूब। 0 से 0 कैंसिल हो गया। सॉल्व करो तो m1/m2, 2 का क्यूब मतलब 8 और 3 का क्यूब मतलब 27, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट का जो रेशो आया 8/27 आ गया, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कंपैरिजन हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट्स का। ठीक है, तो किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा? सेकंड बार मैग्नेट का ज्यादा है। ठीक है, और फर्स्ट का कम है। तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स को। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। इसमें क्या कह रहा है? 2 सॉल्ट मैग्नेट्स P एंड Q, 2 सॉल्ट मैग्नेट हैं P एंड Q आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। कैसे रखे होंगे? मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। विद दियर मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर, विद दियर मैग्नेटिक एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और मैग्नेटिक एक्सिस उन दोनों की एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कैसे रखे होंगे? यदि एक बार मैग्नेट को मैं ऐसे रखूं, ठीक है, तो दूसरा बार मैग्नेट इसके ऊपर ऐसे रखा है, तभी तो इन दोनों बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी बेटा, है या नहीं? तभी तो परपेंडिकुलर आएंगी। थोड़ा सा और आगे कर दो इसको।
ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं। अब ये देखो, इसको मैं बार मैग्नेट P मान लेता हूँ, इसको बार मैग्नेट को नाम दे देता हूँ Q। ठीक है, अब P का ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, ये P का मैग्नेटिक एक्सिस हुआ ना बेटा, ये P का मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये मैग्नेटिक एक्सिस हुआ Q का, किसका हुआ, Q का हुआ। ठीक है, दोनों के मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्लियर हो गया। अब ये मान लेता हूं कि P मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये मान लेता हूं P मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। सिमिलरली ये Q मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये Q मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, चलिए इसको आप P मैग्नेट के हैं तो SP लिख सकते हो, NP लिख सकते हो, इसको SQ लिख सकते हो, Q मैग्नेट का साउथ पोल, और ये Q मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये NQ हो गया, NQ, और ये साउथ पोल है Q का, ये साउथ पोल है P का, और ये नॉर्थ पोल है P का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये देख लेते हैं जरा। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा, साउथ से नॉर्थ होती है, ये आप जानते हो। तो इस P मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये P मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट तो हो गया ऐसे, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा ना मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया। और इस Q मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इस तरफ होगा या नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा। क्यों होगा, ये है साउथ और ये है नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ MP, P मैग्नेट का, और ये Q मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निकल गई यहाँ तक। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है, निकालना क्या है, ये देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इट इज फाउंड दैट, ये पाया जाता है कि द रिजल्टेंट फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस। प्रोलोंगेशन मतलब बढ़ा हुआ, बढ़ा दिया गया है, किसको, प्रोलोंगेशन ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस को बढ़ा दिया गया है। किसके मैग्नेटिक एक्सिस को, P के मैग्नेटिक एक्सिस को, P मैग्नेट जो है उसके मैग्नेटिक एक्सिस को बढ़ा दिया गया है, और उस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टेंट फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ P। ये देखिए, ये है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ P, जिसको आगे तक बढ़ा दिया गया है, प्रोलोंगेट कर दिया गया है। यहाँ पर मान लेता हूँ ये कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो आप। इस पॉइंट को जैसे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, A नाम दे दो। ठीक है, A नाम दे दिया इस पॉइंट को, क्लियर। तो ये पॉइंट है A। अब इस A पॉइंट की मान लीजिए ये जो सेंटर है बार मैग्नेट का, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या है, O, ये O मान लेता हूं मैं। तो OA कितनी है बेटा, R है, स्मॉल r है। ठीक है, OA स्मॉल r है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टेंट फील्ड एट ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर जो कि प्रोलोंगेशन ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है विद द एक्सिस। ठीक है, यानी इसकी जो एक्सिस है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इस पॉइंट A पर पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लें। अब जो पॉइंट A है बेटा, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट A है ये मैग्नेट P के तो एक्सिस पर है, और मैग्नेट Q के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। मैग्नेट Q का क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया या नहीं, और मैग्नेट P का हो गया एक्सिस। तो एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है, यानी P मैग्नेट के कारण पॉइंट A पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए ये दूसरा बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट Q का तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल होता है। तो Q के कारण A पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस MQ के एंटी पैरेलल, यानी इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, MQ नीचे की तरफ है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा VQ का। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये मान लीजिए रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट है B, और कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट V है, ये जो एक्सिस है P मैग्नेट की, उसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बेटा हमें,
30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये क्वेश्चन दे रखा है। कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द टू मैग्नेट। इन दोनों मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट MP और MQ को कंपेयर करना है। तो चलिए कंपेयर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब तो इसमें। सब कुछ हमने फिजिक्स तो पढ़ ही लिया है इसका, अब इसका मैथमेटिक्स करना है। मैथमेटिक्स में क्या है, करिए चलिए। मैग्नेटिक फील्ड लिखिए पहले, सेंस BP। BP का वैल्यू क्या होगा? μ0/4π और 2mp/r³ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्लियर है। ये एक इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई? एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, जो Q मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट A पर, पॉइंट A पर बात कर रहा हूं, तो यहां लिख लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बार मैग्नेट्स P एंड Q एट पॉइंट A। ठीक है, ये ऊपर MQ है, MQ को थोड़ा सा ऊपर लिख लो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं, इसमें मिक्स नहीं करना है आपको। चलो यहां लिख देता हूं मैं MQ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट P एंड Q एट पॉइंट A। तो A पर हमने P का मैग्नेटिक फील्ड लिखा, एक्सिस पर है, और Q के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा A पर, A जो है Q का तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या आएगा? μ0/4π। अब यहाँ क्या होता है? M होता है, 2 नहीं होता। Q अपॉन डिस्टेंस तो वही ली जाएगी, इस बार मैग्नेट से डिस्टेंस O ही ली जाएगी, O से A तक कितना है? R, तो डिस्टेंस वही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिवाइड कर देते हैं। BP/BQ, ये क्या आ जाएगा? ऊपर रखो, μ0/4π 2mp/r³ अपॉन μ0/4π mq/r³। ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। BP/VQ, μ0/4π से μ0/4π कैंसिल। ठीक है, r³ से r³ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ mp/mq, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशो, तो mp/mq क्या आ जाएगा? यहाँ से निकालो, mp/mq आ जाएगा 1/2, 2 इधर चला जाएगा, और BP/VQ ये आ जाएगा। ठीक है, अब BP/VQ का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है हमें। BP/VQ पता करने के लिए इसका देखो, इसी का यूज करेंगे हम। इसको एक मैं ट्राइंगल की फॉर्म दे देता हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बन गया एक ट्राइंगल। क्या बन गया? ट्राइंगल। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है। ठीक है, और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस ट्राइंगल में ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये परपेंडिकुलर तो किसके बराबर हो गया? BQ के बराबर। ये डायरेक्शन भाई, जो वेक्टर ये होगा वही वेक्टर तो ये होगा, VQ। ठीक है, इसको अलग से समझा देता हूँ। देखिए, अलग से समझा देता हूँ। तो पॉइंट A की बात हो रही है, पॉइंट A पर ये डायरेक्शन तो हो गया आपका BP का, ये पॉइंट A पर बात कर रहा हूँ मैं। ये डायरेक्शन हो गया बेटा VQ का। ठीक है, और ये डायरेक्शन था रिजल्टेंट का। ये डायरेक्शन किसका था? रिजल्टेंट का। और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा बेटा, ये BQ के बराबर ही तो होगा। ये VQ है, ये भी VQ, और ये BP होगा। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 30 किसके बराबर आ जाएगा? ये कितना है? ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला वेक्टर किसके बराबर होगा? VQ के बराबर होगा, VQ के बराबर होगा। और ये B है, ये क्या है? B है।
और ये जो वेक्टर है ये बीपी के बराबर होगा। ठीक है, तो बी क्यू हो गया परपेंडिकुलर और बीपी हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कितना आ गया 1030 आ गया। कितना आ गया 1030। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लो क्या नाम से 1030 का वैल्यू। अब 1030 का वैल्यू आप सब जानते होंगे 1/√3 होता है। ये वी क्यू अपॉन बी पी आ गया। हमें चाहिए बी पी अपॉन वी क्यू, तो यहाँ से बी पी अपॉन वी क्यू ये निकाल लो। कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। जब ये बी पी अपॉन वी क्यू आ गया तो देयर फोर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो रेशो होगा बेटा एम पी अपॉन एम क्यू 1/2 और बी पी अपॉन वी क्यू का वैल्यू कितना है √3, तो √3/2 आ गया। ये कंपैरिजन हो गया। क्या आ गया, ये कंपैरिजन हो गया, यानी एम पी अपॉन एम क्यू √3/2 आ गया। ठीक है, √3/2 आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के को कंपैरिजन कर सकते हैं कितनी, दो शॉर्ट बार मैग्नेट के। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या कहता है, देखिए, टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स, तो एक जैसे मैग्नेटिक डाइपोल हैं, ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दो मैग्नेटिक डाइपोल है एक जैसे आइडेंटिकल, ईच आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विद दियर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वो एक दूसरे से 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो रखो दो एक जैसे मैग्नेटिक डाइपोल, यानी बार मैग्नेट की तो बात हो रही है। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट, एक ये बार मैग्नेट है और एक ये बार मैग्नेट है, एक जैसे हैं दोनों, एक जैसे दो बार मैग्नेट इस तरीके से रखे हुए हैं। क्योंकि इसका मैग्नेटिक एक्सिस तो ये हो जाएगा या नहीं, ये नंबर 2 मान लेता हूं, ये बार मैग्नेट नंबर 1 है, इसका मैग्नेटिक एक्सिस ये हो गया कि नहीं। ठीक है, अब दोनों के मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना दोनों के मैग्नेटिक एक्सिस में, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, डाइपोल मोमेंट कितना 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, M1 बराबर M2 होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट हैं, और वैल्यू कितनी दे रखी है 1.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर या 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये M1 M2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स। और ये दोनों बार मैग्नेट रखे हुए कितनी डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से जो बार मैग्नेट हैं वो 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने मीटर डिस्टेंस पर, 2 मीटर डिस्टेंस पर, यानी यहां से और मैं कहूं यहां तक का डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा, ये 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मिडवे पर रखे हुए हैं, यानी यहां पर कहीं रखे हुए हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1 मीटर। समझ में आ गई बात। ये मिडवे है, क्या है ये मिडवे है, मिड पॉइंट है दोनों बार मैग्नेट का। ठीक है, एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस जगह क्या होगा। तो देखिए पहले तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर लें यहाँ पर। तो देखो यदि मैं कहूँ कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये N1 मान लेता हूँ, ये S1 फर्स्ट मैग्नेट का है। ठीक है, और ये S2 है और ये N2 है सेकंड मैग्नेट के लिए। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो इस तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो जाएगा, M1 हो जाएगा या नहीं। लेकिन हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट पहले मैग्नेट का तो एक्सियल पॉइंट है, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इस तरफ होगा, पहले मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको जिसको हम O मान सकते हैं, ये मिड पॉइंट इस सेकंड बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल पॉइंट है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। तो कैसे होगा एंटी पैरेलल, ऊपर जाएगा ऐसे। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा B2,
इसके अपोजिट ही तो होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहीं इसी डायरेक्शन में होगा या नहीं? ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो हमें V1 पता होना चाहिए, V2 पता होना चाहिए। अब दोनों V1 और V2 एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट मिडवे ऑफ टू बार मैग्नेट्स जिनको आप मैग्नेटिक डाइपोल्स भी कह रहे हो, मैग्नेटिक डाइपोल्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कितना आएगा? B इज इक्वल टू, अब हमको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था 11th क्लास में? ध्यान करो। जब मैं कह रहा हूं कि एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, ये R1 और ये R2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R क्या बताया था मैंने? अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा, यही तो था। और थीटा हो गया ये टोटल 90, तो 90 तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो सिंपली क्या आ जाएगा? अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये R1 की जगह V1 है और R2 की जगह V2 है, तो रिजल्टेंट V क्या आ जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू तो आप जानते ही हो कितना होता है? 0। तो ये कितना आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा ना ये, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का बराबर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर है। अब B1 B2 की वैल्यू निकाल लूं, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब B1 क्या होगा बताओ पहले तो। B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले बार मैग्नेट का है, और ये जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है V1, ये इस बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट है। तो B1 किसके बराबर हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होगा? μ0/4 2m1 अपॉन r1 क्यूब, यही तो होगा। और V2 क्या होगा? V2 की मैं बात करूं तो V2 तो मैग्नेटिक फील्ड है इस सेकंड बार मैग्नेट का, और इस सेकंड बार मैग्नेट का ये पॉइंट O जो है इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो B2 ऊपर चला गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। तो कितना होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर? μ0/4 m2/r2 क्यूब, यही तो होगा। अब सॉल्व कर लो इनको। V1 कितना आ गया? μ0/4 2 m1 कितना है? 1 अपॉन R1 कितना है? मिडवे पर है, 1 है, 1 हुआ ना R1, 1 का क्यूब कह दो आप, ठीक है। एंड V2 कितना आ जाएगा? साइमल्टेनियसली V2 को भी सॉल्व कर लो। μ0/4 m2 का मतलब 1 और R2 का मतलब 1 होल क्यूब, ठीक है। तो ये इधर कितना μ0/4 कितना होता है? 10⁻⁻7, और ये 2 है, तो 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये फर्स्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और सेकंड बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 10⁻⁻7, और ये 1 आ जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा टेस्ला, 10⁻⁻7 टेस्ला आ जाएगा या नहीं। V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली। अब B1 और B2 की जो वैल्यू हमने निकाली है ये इक्वेशन 1 में रखो। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड V1 स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर मतलब -7 होल स्क्वायर, ये V2। तो V क्या आ जाएगा? 4 × 10⁻⁻14 प्लस 10⁻⁻14, यही तो आएगा। और सॉल्व करो, 10⁻⁻14 को बाहर ले आओ रूट से, तो अंदर क्या बचेगा? 4 + 1, और 10⁻⁻14 बाहर आएगा तो -7 आएगा कि नहीं। और रूट में से बाहर लाओगे 10⁻⁻14 को, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, -7 आ जाएगा।
और ये 4 + 1 5 हो गया, तो यानी v बराबर क्या आ गया 5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये 5 रूट में है, ठीक है। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि आपको डायरेक्शन पता करना है कि डायरेक्शन क्या होगी, यानी v1 से किस डायरेक्शन में होगा, v1 से जो किस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या निकाल लें डायरेक्शन के लिए, tan थीटा निकाल लो। क्या निकाल लो, tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या होगा, v2/v1 होगा, ठीक है। v2/v1 वही आप जानते हो ना, वेक्टर v = v1 तो है x डायरेक्शन में और v2 है y डायरेक्शन में, तो j कैप, तो j कैप का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय i कैप का कोफिशिएंट, यही तो होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा = v2 का मतलब 10⁻⁻7 और v1 का मतलब 2 × 10⁻⁻7, तो क्या आ जाएगा tan थीटा = 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब tan थीटा = आ गया आपका 0.5, ठीक है। तो यहाँ से थीटा जब निकालोगे आप, तो थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जब आप देखोगे तो 26.57 डिग्री आ जाएगी। ये आप टेंजेंट टेबल से देख सकते हैं सीधे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपके। अब जो नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको एक करवाऊंगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट है बेटा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। देखो, एक मैंने आपको पढ़ाया था टॉ =, ठीक है। टॉ = क्या पढ़ाया था, डाईपोल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इतना टॉर्क वो डबल एक्सपीरियंस करता है, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, ठीक है। माइनस प्लस मैंने लिया नहीं है। अब टॉ जो होता है वो टॉ, यदि ये तो मैग्नेटिक फील्ड में हो गया, लेकिन एक टॉ हम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी जानते हैं, किसमें 11th क्लास में पढ़ा था, I × अल्फा। अल्फा क्या है, एक्सिलरेशन है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सिलरेशन को क्या लिखा जाता है, एंगुलर एक्सिलरेशन है ये। तो एंगुलर एक्सिलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो अल्फा को d/dt लिख सकते हैं। और आप जानते हो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगल में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगा d2θ/dt²। ये टॉ की एक वैल्यू आ गई और एक रिजल्ट ये था। अब दोनों को बराबर रख दें तो I d2θ/dt² = mb sin थीटा, ठीक है। यहाँ से d2θ/dt² निकालो आप, तो क्या आ जाएगा mb/I sin थीटा। अब थीटा यहाँ नेग्लिजिबल है, थीटा क्या है बेटा, नेग्लिजिबल है। थीटा नेग्लिजिबल है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली = mb/I थीटा लिखा जाएगा इसको। अब ये जो इक्वेशन आई, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई, जिसमें आपने पढ़ा होगा इस टाइप का इक्वेशन, ठीक है, ω²x, ये पढ़ा था। तो यहाँ से कंपैरिजन करें इसका, x की जगह तो थीटा है, ठीक है, तो इसका और इसका कंपैरिजन करें तो इस ω² की जगह क्या है, mb/I, तो ओमेगा की जगह क्या है, ω² = mb/I, तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, √mb/I आ जाएगा, mb, कैपिटल mb/I। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, तो t = 2π/ω, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो 2π√I/mb, ये कैपिटल M है, ठीक है। ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। अब इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल 5.1। देखिए क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, देख लीजिए आप। इन फिगर 5.4b, 5.4b का मतलब ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये है एक मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया बार मैग्नेट को। थीटा एंगल बनाते हुए जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो द मैग्नेटिक निडल हैज मैग्नेटिक मूवमेंट, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, इतना मैग्नेटिक निडल का,
एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस, इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस। कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है? 10। कितने सेकंड में? 6.70 सेकंड में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा बेटा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगेगा, 2π√I/mv। ठीक है, अब यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर और I/mv आ जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा? 4π स्क्वायर I/mt स्क्वायर, कैपिटल MT स्क्वायर। अब देखो m का वैल्यू तो हमें दे रखा है 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। और t का वैल्यू कैसे निकालें भाई? कह रहा है कि 6.70 सेकेंड में 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है। 10 ऑसिलेशंस में 6.70 सेकेंड लग रहा है, तो एक ऑसिलेशन में जो समय लगेगा वही तो टाइम पीरियड होगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा 0.67 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आ गया। क्या आ गया? ये टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ रखोगे 4 इंटू 3.14 होल स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी है? ये भी दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁻6। एम की वैल्यू भी दे रखी है 6.7 इंटू 10⁻⁻2 और टी की वैल्यू आपने निकाल ली 0.67 होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।